दोस्तों, क्या आप जानते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में? वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है जिन्हें आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और क्यों इन्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं क्वेश्चन के आंसर के बारे में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य है। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री को बहुत बेसिक से कवर कर रहे हैं। उसी के सीक्वेंस में जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं उसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो वेरिएशन शो करती है ऑन मूविंग टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो वेरिएशन शो करे, इंक्रीज या डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड हो, जब आप पीरियोडिक टेबल में या तो ऊपर से नीचे की तरफ किसी ग्रुप में या लेफ्ट से राइट की तरफ किसी पीरियड में मूव करें। सो दोज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब इन्हीं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को हमें वन बाय वन करके स्टार्ट करना है। तो जो प्रॉपर्टी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का नाम है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एज द नेम इंडिकेट, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस? किसी भी सर्कल के सेंटर पॉइंट से आउटर मोस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। इन सिमिलर वे, जब आप इसे अप्लाई करते हैं किसी एटम के ऊपर, तो आप कहते हैं कि बिल्कुल सेंटर ऑफ न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है उससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस उस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस को बोलते हैं, जैसा कि नाम भी इंडिकेट कर रहा है, एटॉमिक रेडियस। पर क्वेश्चन अराइज ये करता है कि क्या इस एटॉमिक रेडियस की एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकाल सकते हो, एक्चुअल वैल्यू आप निकाल सकते हो? तो क्वेश्चन का देखो, इसका आंसर अगर आप कहें तो सीधा सीधा जो आंसर होगा वो नो होगा, जिसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो साई स्क्वेयर है, विच इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम के बारे में जो बात करता है, किसी भी इसके सॉल्यूशन में साई स्क्वेयर की वैल्यू ज़ीरो नहीं आती है। अब जैसे अगर आप साई स्क्वेयर की वैल्यू ज़ीरो नहीं आती है तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। तो आप न्यूक्लियस से कितना ही आप दूर क्यों ना चले जाएं, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना साई स्क्वेयर ज़ीरो ना होने के कारण कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि भी कहाँ पर हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और दूसरा एक और बात है कि भी आपको अगर किसी एटम का एक्चुअल रेडियस जानना है, तो एक्चुअल रेडियस जानने के लिए आपको उसे आइसोलेट करना पड़ेगा। आपको उसे बाकी सभी पेरिफेरल में प्रेजेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना पड़ेगा। और ये किसी भी एटम को इस काइंड से आइसोलेट करना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिस कारण से हम ये कहते हैं कि भी एक्चुअल वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस आप किसी भी एटम के लिए नहीं जान सकते हैं, क्योंकि साई स्क्वेयर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है कहीं पे जाके भी। और किसी भी एटम के एक्चुअल रेडियस को जानने के लिए हमें उसे आइसोलेट करना पड़ेगा। लेकिन एटम को आइसोलेट कर पाना इतना आसान नहीं है। कुछ हद तक आप गैसीय स्टेट में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो एटम्स होता है वो आउटसाइड प्रेजेंट पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में रहता है, जिसकी वजह से आप उसकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेडियस को नहीं फाइंड आउट कर सकते। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो हम कर क्या सकते हैं? तब हम आंसर करते हैं कि भी जब भी कोई एटम बॉन्डेड स्टेट में हो, यानी जब भी किसी एटम ने कोई बॉन्ड बना रखा है, उस स्टेट में हम डिफाइन कर सकते हैं उसके एटॉमिक रेडियस को। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि भाई कोई भी एटम जो बॉन्ड बनाता है, बॉन्डिंग होती है, वो होती क्या है बेसिकली और वो क्यों बनाता है? सिंपल सा इसका आंसर करें कि व्हाट डू यू मीन बाय ए बॉन्ड? लाइक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन दे ज्वाइन टुगेदर टू मेक ए मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन एक बॉल की तरह एक्ट कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन भी एक बॉल की तरह एक्ट कर रहा है, दोनों मिलकर एक H2 काइंड के मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं। तो आप एक क्वेश्चन अराइज करेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में, नाइन्थ क्लासेस में पढ़ा था वैलेंसी के बारे में। और वैलेंसी हमने पढ़ा था कि वैलेंसी जो होती है वो किसी भी एटम की, एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं। मीन्स इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू मेक बॉन्ड इज कॉल्ड एज वैलेंसी। और
आप ये कह सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी बोला जाता है। अब कंबाइन करने के तरीके तो दो होते हैं। एक तरीका होता है जिसे आप गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना सकते हैं, जिससे आपका जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। और दूसरा तरीका है कि आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना सकते हैं इसे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी बॉन्ड बनाने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस करके बॉन्ड बना लो, और दूसरा तरीका है कि आप उन्हीं इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी बॉन्ड बना सकते हो। यहीं से हमारे इन अलग अलग बॉन्डेड स्टेट में एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन करने की बात हम करते हैं, सीखते हैं। चलिए, कितने तरीके से एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन किया जा सकता है बॉन्डेड वाले केसेस के अंदर, हम उनके बारे में बात करते हैं। देखो, फर्स्ट तरीका अगर मैं आपसे कहूँ कि पहला तरीका है, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एटॉमिक रेडियस को बॉन्डेड स्टेट में इन द टर्म ऑफ आयोनिक रेडियस। आयनिक रेडियस मीन्स आप बात कर रहे हैं कि जो आपकी इंडिया इन्वॉल्व स्पीसीज हैं उनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। जैसे हमने पढ़ा है, अगर आप सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन से और आपका सोडियम क्लोराइड बनता है, तो बेसिकली ये सोडियम से आप बना रहे होते हैं सोडियम का कैटायन, और क्लोरीन से आप बना रहे होते हैं क्लोराइड आयन। दोनों मिलकर आपके एक दूसरे के साथ एग्जिस्टेंस शो करते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में, जिसे आप सोडियम क्लोराइड NaCl कहते हैं। यानी एक कैटायन होता है आपके पास, एक एनायन होता है आपके पास, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड का अगर आप रेडियस की बात करेंगे, सो इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the centers of two species cation and anions which are joined together by ionic bond। यानी ऐसे कैटायन और एनायन जो एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड के द्वारा ज्वाइंड है, उनके सेंटर के डिस्टेंस के हाफ को आप बोल सकते हैं आयनिक रेडियस। ओके, तो यहाँ से जो रेडियस निकल के आता है कैटायन और एनायन के सेंटर के डिस्टेंस का हाफ, इसे आप बेसिकली कहते हैं आयनिक रेडियस। अब जैसे कि आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड जो कि गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है वो एक स्टेबल बॉन्ड बनता है। और एक तरीके से आप कहते हैं कि भी जो ये काइंड का बॉन्ड फॉर्मेशन है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब भी होगा तो पार्टिकल एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ पाएंगे, और पार्टिकल के एक दूसरे के क्लोज आने के कारण जो उनके बीच के सेंटर का डिस्टेंस होगा वो भी कम होगा, और अगर उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा तो डिस्टेंस का हाफ वैल्यू भी कम मिलने वाली है बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने के कारण। इसी कारण से जो आयनिक बॉन्ड का रेडियस होता है वो आपको शॉर्ट मिलता है, कम मिलता है। ओके, तो ये हुआ किसके बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में। ऐसे ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे तरीके से रेडियस को, इसे कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। कोवेलेंट रेडियस। और आप कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एटम्स विच आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। यानी अगर दो स्पीसीज के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उन दोनों के सेंटर के डिस्टेंस के हाफ को आप कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। जैसे देखो, हाइड्रोजन जो है दूसरे हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन करके H2 का मॉलिक्यूल बनता है, तो यहाँ हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। दोनों को फ्यूज करके आपका ये एग्जिस्टेंस शो करते हैं एज ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर आपका जो ये एक मैं बोल के फॉर्म में दिखा दूँ वन ऑफ द हाइड्रोजन को, ये ओवरलैप करेगा किसके साथ, दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ, और दोनों के सेंटर के जो डिस्टेंस होगा उसको अगर मैं हाफ कर दूंगा, तो हाफ करते ही मुझे पता लग जाएगा किसका, एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस। यानी अगर दो स्पीसीज के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है और उन दोनों स्पीसीज के बीच में प्रेजेंट कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद दोनों के सेंटर के डिस्टेंस का हाफ अगर मैं कर दूं, तो वो कहलाएगा मेरा कोवेलेंट रेडियाई। अब आप अगर स्ट्रेंथ की बात करो तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ग्रेटर होती है कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड के। अब जिसकी स्ट्रेंथ ग्रेटर होगी तो पार्टिकल एक दूसरे के ज़्यादा पास आएंगे, एटम्स अगर एक दूसरे के ज़्यादा पास आएंगे तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कम होने वाला है। अगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो वो रेडियस भी कम होगा। यानी अगर आप कंपैरिजन करें कि जो आयनिक रेडियाई होते हैं वो मैग्नीट्यूड में स्मॉलर होते हैं कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियाई के।
ओके, सिर्फ किस कारण से? उस पर्टिकुलर बॉन्ड के जो बिटवीन द पार्टिकल प्रेजेंट है उसके स्ट्रोंग या वीक होने के कारण। कि ये हमने पढ़ा कोवेलेंट रेडियस के बारे में, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है वही आंसर है। हम नेक्स्ट वाले रेडियाई पे जाते हैं। इस रेडियाई को हम बोलते हैं वंडरवाल रेडियाई। वंडरवाल रेडियस समझने से पहले आपको समझना होगा कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते किसके हैं। देखो, किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इसी एटम के बाहर आपके फिक्स शेल्स में एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। यानी ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी एटम का। और क्योंकि पहली बात ये कि भी किसी एटम में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो एक दूसरे के समान होता है। और दूसरा, इनके ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उसकी वैल्यू भी एक समान होती है। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इतना ही चार्ज प्रेजेंट होता है एक इलेक्ट्रॉन पे और इतना ही चार्ज प्रेजेंट होता है एक प्रोटॉन पे। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर बराबर होने के कारण, और दूसरी बात कि भी जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो है, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज का ओवरऑल सेंटर जो है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं एक पॉइंट पे, जिसकी वजह से एक रिजल्टेंट एटम आपका न्यूट्रल होता है। लेकिन क्या हो कि ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते, कभी घूमते घूमते एक तरफ ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उस पार्ट ऑफ एटम में आपका नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में तो अभी भी बराबर हैं, लेकिन उनके सेंटर एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव का सेंटर थोड़ा सा अलग बन गया है और प्रोटॉन अलग होने के कारण प्रोटॉन का सेंटर थोड़ा सा अलग बन गया है। तो इस केस में ये जो आपका एटम है ये पोलैरिटी हासिल करता है, ये एक डाइपोल बनता है। और डाइपोल वर्ड से आप ऐसे समझे सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है। ये जो डाइपोल बनता है ये थोड़े से टाइम के लिए बनता है, इसलिए इसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, यानी एक ऐसा डाइपोल जो इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए बना होगा। अब एक ऐसा डाइपोल जो बना और दूसरा जो एक ऐसा डाइपोल बनेगा, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। यानी ये डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के बीच में प्रेजेंट नहीं है, ये एडजेसेंट प्रेजेंट जो है मॉलिक्यूल्स उनके एटम्स के बीच में है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो उसमें एक हाइड्रोजन का एटम होगा, ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन का एटम होगा, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस का अगर हाफ ले लेंगे तो वो कोवेलेंट रेडियाई कहलाएगा। लेकिन एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है ना? इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस एटम में और इस एटम में कोई डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एटम भी कभी ना कभी ऐसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनाएगा, ऐसे ही दूसरा एटम भी इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनाएगा, जिस कारण से दोनों के सेंटर के बीच में प्रेजेंट जो फोर्स है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बीच के डिस्टेंस का जब आप हाफ करोगे तो जो आपको रेडियस मिलेगा उसे वंडरवाल रेडियाई कहेंगे हम। थोड़ा समझने की बात ऐसे है कि क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि भी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जस्ट एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कोई आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की तरह फिक्स बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, जिस कारण से ये जो रेडियाई की वैल्यू होगी ये आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से दोनों से मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगी। यानी सबसे छोटे आपके आयनिक रेडियाई होते हैं, उनसे बड़े आपके कोवेलेंट रेडियाई होते हैं, और सबसे जो बड़े रेडियाई होते हैं वो वंडरवाल रेडियस होते हैं इन द मैग्नीट्यूड। तो अभी तक हमने सीखा कि किस किस तरीके से एटॉमिक रेडियाई को एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक और तरीका है ऐसे ही एटॉमिक रेडियाई को एक्सप्लेन करने का, इसे कहते हैं मेटेलिक रेडियाई। अब मेटेलिक रेडियस होता क्या है, उससे पहले हमें मेटल के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अगर आप मेटल के स्ट्रक्चर को समझ गए तो मेटेलिक रेडियई समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखो, मेटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एटम्स, और ये जो मेटल में प्रेजेंट एटम्स हैं, क्योंकि मेटल का हम नेचर पढ़ने वाले हैं कि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। मेटल बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, इसीलिए Na आपका Na पॉजिटिव के फॉर्म में, मैग्नीशियम आपका मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के फॉर्म में,
कैल्शियम आपका कैल्शियम 2+ के फॉर्म में, आयरन आपका Fe2+ या 3+ के फॉर्म में नेचर में मिलता है। यानी हम ये बात साबित करना चाहते हैं कि भी जो आपके मेटल के एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। तो ये अपने वैलेंस शेल में प्रेजेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से लॉस कर देते हैं, और लॉस करके वो इलेक्ट्रॉन यहाँ इन एटम के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वो वहाँ पर आ जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को जो इन एटम ने छोड़े हैं, लॉस किए हैं, इन्हें मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इनका नाम है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद जो पॉजिटिवली चार्ज रिमेनिंग कैटायन बचता है, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बचती है, उसे कर्नल्स कहा जाता है। यानी मेटल का जो बॉन्ड है वो बेसिकली है क्या, वो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस बॉन्ड को हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो जब ऐसे मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्म में आपके डिफरेंट एटम्स किसी मेटल के अंदर अरेंज होंगे, तो आप एक ऐसे कर्नल मेटल जो का जो आपका एक पार्टिकल है, एटम है, उससे बना कर्नल है, और दूसरे के बीच के डिस्टेंस का हाफ जब करेंगे तो जो आपको रेडियस मिलेगा उसी का नाम क्या है, मेटेलिक रेडियस है। तो अभी तक हमने एक बात सीखी है कि भी रेडियस जो है, रेडियस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, उनके नाम है। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे एज एटॉमिक रेडियस, है ना। और एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन करने में आप कह सकते हैं कि भाई आयनिक रेडियस एक होता है, कोवेलेंट रेडियस दूसरा होता है, वंडरवाल रेडियस तीसरा होता है, और मेटेलिक रेडियस चौथा होता है। यानी आप जब भी किसी एटम के रेडियस को एक्सप्लेन करते हैं तो हमेशा उसे एक्सप्रेस करने का तरीका है कि हम बॉन्डेड स्टेट में उसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप उसे आइसोलेट नहीं कर सकते हैं इस कारण से। तो ये हमने पढ़ा कि भी रेडियाई होता क्या है और कितने तरह का ये हो सकता है। अब हमें बेसिकली पढ़ना है कि भाई अगर ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है तो इसे टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी में आपको वेरिएशन शो होना चाहिए। तो वो एटॉमिक रेडियाई किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है और इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, बस ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि भी कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर एटॉमिक रेडियस एक्चुअली में डिपेंड कर रहा है। तो देखो सबसे पहला जो फैक्टर है, हम कहें हम सारे फैक्टर का कवर करेंगे, नेट जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो सबका सम अप करके आता है। देखो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। न्यूक्लियर चार्ज, देखो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि ये होता क्या है। देखो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी है, और बाहर आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स से ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ओके, तो न्यूक्लियर चार्ज इज द फोर्स बाय विच द न्यूक्लियस अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना ज़्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियस के पास होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज के। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा एटॉमिक रेडियस उतना कम होगा, और जितना कम न्यूक्लियर चार्ज होगा एटॉमिक रेडियस उतना ज़्यादा होगा। ओके, देखो अगर आपको ये इफेक्ट समझ में आ गया होगा तो दूसरा जो इफेक्ट होगा वो उतना ही आसान है, आपको समझ में आएगा। सेकंड इफेक्ट जो हमें पढ़ना है, इस सेकंड इफेक्ट को हम कहते हैं आफ्टर न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, देखो जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट समझना भी आसान है कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है उसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन बिटवीन the outermost electron and the nucleus, they shield this outermost electron from the nuclear charge, and that effect is called as the shielding effect। बीच में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से बचाते हैं, शील्ड करते हैं। जिस इफेक्ट से ये ऐसा कर रहे हैं उसी का नाम क्या है, शील्डिंग इफेक्ट है।
ओके। हमें समझने वाली बात ये है, देखो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर सकते हैं एस सब शेल में, पी सब शेल में, डी सब शेल में और एफ सब शेल में। जब भी आप एक एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं तब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है बाहर और अंदर एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है वो एस में, पी में, डी में या एफ सब शेल में किसी में भी बढ़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो इलेक्ट्रॉन आप कहाँ पर डाल रहे हैं। वैसे ही प्रोटॉन जो आपका बढ़ रहा है वो न्यूक्लियस में जा रहा है और हर एक न्यूक्लियस में बढ़ते प्रोटॉन से न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और आप जो ये एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं और जो ये शील्डिंग कर रहे हैं, इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो इस काइंड से वेरी करता है। यानी कोई इलेक्ट्रॉन अगर एस सब शेल में हो तो उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, और कोई अगर इलेक्ट्रॉन आपका एफ सब शेल में हो तो उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर होता है। यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एस और पी सब शेल में होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा मजबूत होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी में डी एंड एफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा पुअर और कमज़ोर होने वाला है। यानी ये हमने पढ़ा कि शील्डिंग इफेक्ट कहते किसे हैं और कैसे शील्डिंग इफेक्ट वेरी करता है अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग सब शेल में आते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज करता है, यहीं से मैं इसी में थर्ड पॉइंट लेके कह दूं, इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग सिंपल सा ये है कि भाई जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ये वो एक्चुअल चार्ज है जो शील्डिंग इफेक्ट माइनस करके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है। मीनिंग न्यूक्लियर चार्ज वो फोर्स जिससे न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, और बीच में कुछ पार्ट उसका शील्ड हो जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट द इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो वो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल में फील कर पा रहे हैं उतना ही ज़्यादा नज़दीक होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उतना ही रेडियस जो होगा वो कम होगा। और ऊपर जो हमने कहा कि भाई जो एटॉमिक रेडियस होता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भाई अगर शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रोंगर होगा, शील्डिंग इफेक्ट अगर स्ट्रोंगर होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट। जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा इफ एटॉमिक रेडियाई भी उतना ही ज़्यादा होगा, जितना कम शील्डिंग इफेक्ट होगा एटॉमिक रेडियाई भी उतना ही कम होगा। तो तीन चीज़ें हमने पढ़ी एटॉमिक रेडियस के बारे में कि जो उसे अफेक्ट कर सकती है। उसमें जो फोर्थ चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ जो एक्चुअल में इफ़ेक्ट करती है वो ये है कि ये जो न्यूक्लियस के बाहर नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल जो है, अगर आप प्रिंसिपल शेल का नंबर बढ़ाएंगे तो हर एक प्रिंसिपल शेल का रेडियस पहले वाले प्रिंसिपल शेल से ज़्यादा होता है। इसलिए हर एक बढ़ते शेल के नंबर के साथ आपके रेडियस की जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ जाएगी। ओके, यानी जितना ज़्यादा एन का नंबर होगा एटॉमिक रेडियस उतना ज़्यादा होगा। क्वांटम नंबर एन जितना ज़्यादा बड़ा एटॉमिक रेडियस उतना ज़्यादा, ये जितना छोटा एटॉमिक रेडियस उतना छोटा। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि देखो अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टडी करो, जैसे जो कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होती है, जैसे पी ब्लॉक के अंदर आपकी NS2 और NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, और स्टेबल होने के कारण थोड़ा सा जो एलिमेंट है एटम है वो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने के कारण उसका रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। यानी जब आप एक पीरियड में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भाई जब आप ग्रुप नंबर 18 पे पहुंचते हैं तो थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी इन एटॉमिक रेडियस आपको मिलेगी, जिसके पीछे उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आंसर होगी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी कैसी है। ओके। अब एक क्वेश्चन हमसे आता है, अगर हमने एटॉमिक रेडियस को अच्छे से समझ लिया है क्योंकि बाकी सभी प्रॉपर्टीज इसी पे डिपेंड करती है, तो आता है इस प्रॉपर्टी का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। पीरियोडिक ट्रेंड। देखो जब भी कोई पीरियोडिक ट्रेंड आप पढ़ते हैं तो हम जनरल क्राइटेरिया से बात करते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि भी जो हम पढ़ रहे हैं वो सभी एलिमेंट पे अप्लाई होगा, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी उस ट्रेंड के अंदर, लेकिन मेजोरिटी पे वो एप्लीकेबल होगा। तो देखो जब आप ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में वेरी करते हैं, मूव करते हैं, तब जो एटॉमिक रेडियस है आपका वो इंक्रीज हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि कई फैक्टर हैं।
ऊपर से नीचे जाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपके बढ़ते हैं, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इससे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, और जब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो जो एटॉमिक रेडियस होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और हर इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ एक प्रोटॉन भी बढ़ता है। तो जो प्रोटॉन आपका बढ़ता है उससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से जो एटॉमिक रेडियस है वो घटना चाहता है। ऐसे ही हम अगर और आएंगे कि जो ऊपर से नीचे जब आप जा रहे हैं किसी भी ग्रुप के अंदर तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, देखो फर्स्ट शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एस में ऐड होते हैं सारे, फिर पी में भी ऐड होने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर डी में भी, फिर एफ में भी। यानी नीचे जाने पे जो शील्डिंग इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो लेस हो जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। इसका मतलब जब आप नीचे जा रहे हैं तब एक तरीके से ये इफेक्ट चाह रहा है कि भाई आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो भी कम हो जाए, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियाई के। अगर एक कम होगा तो दूसरा भी कम, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा भी ज़्यादा होगा। ओके। और एक हम कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाते वक्त जैसे n का नंबर जब बढ़ रहा है तो प्रिंसिपल शेल का नंबर बढ़ रहा है। n इज इक्वल टू 1 में फर्स्ट प्रिंसिपल शेल है, सेकंड में सेकंड प्रिंसिपल शेल है, ऐसे ही थर्ड में थर्ड प्रिंसिपल शेल है। जितना ज़्यादा प्रिंसिपल शेल n का नंबर होगा उतना ही रेडियस भी बढ़ना चाहिए। इसलिए ये प्रॉपर्टी चाह रही है कि किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज हो। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टी चाह रही हैं कि इंक्रीज हो, कुछ चाह रही है डिक्रीज हो, लेकिन हम कहते हैं कि इनमें से एक फैक्टर होगा प्रोमिनेंट फैक्टर जो कि डिसाइड करेगा उसके इंक्रीज होने को। तो जब भी हमसे पूछा जाए कि ऊपर से नीचे जब आप किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ता क्यों है, तब हम आंसर कहते हैं ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल शेल। यानी ये जो इंक्रीज है ये प्रिंसिपल शेल के ऐड होने के कारण है। ठीक है, प्रिंसिपल शेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है जिससे बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है ऊपर से नीचे जाने के कारण। अब ऐसे ही आप अगर किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज करता है। अब हमें ये पढ़ना है कि ये डिक्रीज क्यों करता है। देखो कई फैक्टर हैं। जब आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, जिससे प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ेंगी। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जितना बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस उतना ज़्यादा होना चाहेगा, जबकि हर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिससे एटॉमिक रेडियस जो है वो आपका कम हो जा रहा है। फिर हमने कहा कि भाई जब आप एक ही पर्टिकुलर पीरियड में मूव करते हैं तो उसके लिए जो एन की वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो शील्डिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड है ना वो स्ट्रोंगर हो जाता है। एज ए रिजल्ट आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज कर जाता है लेफ्ट से राइट जाते वक्त, जबकि एन का प्रिंसिपल शेल का नंबर किसी भी पीरियड में वही रहता है। अगर वो फर्स्ट पीरियड है तो एन का नंबर 1 है, दूसरा है तो एन इज इक्वल टू 2 है। तो किसी पर्टिकुलर पीरियड में क्योंकि एन का नंबर सेम रहेगा, कोई भी शेल आप ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ये कोशिश कर रही है कि भाई साइज को सेम रखा जाए, लेकिन साइज सेम नहीं रह रहा है, साइज आपका रिड्यूस कर रहा है। तो इसके पीछे अगर कोई हमसे रीज़न पूछता है तो हम कहते हैं कि लेफ्ट से राइट जाते वक्त जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और इस बढ़ी हुई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू के कारण जो एटॉमिक रेडियाई है वो घट जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में गहराई से पढ़ा एटॉमिक रेडियस के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट अगर आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।